Good morning, everyone. So, chapter number 4 is application of matrices to a system of linear equations. तो चैप्टर नंबर 4 में हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है. लीनियर इक्वेशंस मींस इक्वेशंस विद डिग्री 1. डन. तो उनको सॉल्व, अब दो टाइप की इक्वेशंस बनेंगी. फर्स्ट इज नॉन होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज होमोजीनियस. नॉन होमोजीनियस कौन सी वाली होंगी, जिनमें जैसे हमें लिखा होता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड को इक्वेशन लिखी हो 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3. एंड थर्ड लिखी हो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5. डन. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दिस इज नॉन होमोजीनियस, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स बनेगी सेकंड वाली, आपको याद है हम ऐसे इक्वेशन को ax इज इक्वल्स टू b फॉर्म में लिखते हैं. तो अगर ये जो b मैट्रिक्स है ये नॉन ज़ीरो होती है, b इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन वी से कि ये जो सिस्टम है ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस है. और अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है. तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है. तो ये तो आपको पता है कि ax इज इक्वल्स टू b फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, जहाँ पे a मैट्रिक्स क्या होती है, हम इसके कोफिशिएंट्स पिक कर लेते हैं. x के कोफिशिएंट पिक किए, उसका एक कॉलम बनाया. y के कोफिशिएंट पिक किए, उसका एक कॉलम बनाया. z के कोफिशिएंट पिक किए और उसका एक कॉलम बनाया. ऐसे ही करते हैं. और x में हम क्या ले लेते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे वहाँ पे 3 होते थे x y z, तो हम x y और z ले लेते थे. यहाँ पे n है अननोन्स जो हमें फाइंड करने हैं वेरिएबल्स, तो x1 x2 xn लिया हुआ है. b क्या है, जो इधर वाला इक्वल्स टू में जो टर्म्स हैं. डन. तो अब क्या होती है आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, a आर्ग्यूमेंट b, ये जो दो डॉट्स लगाए हैं इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. तो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स लिखो और उसके साथ डॉट 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 दो डॉट्स लगाओ और यहाँ पे b मैट्रिक्स की भी एंट्रीज लिख दो. तो ये क्या, a और b को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स में लिख देना और बीच में आर्ग्यूमेंट्स लगा देना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स. तो अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार उनका सोल्यूशन निकलेगा. तो जब सोल्यूशन उनका निकल जाता है तब हम बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, और जब सोल्यूशन नहीं निकलता तब हम बोलते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है. तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax इज इक्वल्स टू b इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन. एटलीस्ट वन होना चाहिए, वन से ज़्यादा कितने मर्जी हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम एक मिलना चाहिए. सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सोल्यूशन. अगर कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन विल से कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है. और कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक रिजल्ट है हमारे पास, क्या, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इज इक्वल्स टू b इज कंसिस्टेंट इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स a, ठीक है, जो a मैट्रिक्स और जो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है a आर्ग्यूमेंट b, अगर इन दोनों की रैंक क्या हो, सेम हो. मीन्स रैंक ऑफ a इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ a आर्ग्यूमेंट b अगर होता है तो ये कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है. ये आपको क्वेश्चंस में काम आने वाला है, इसको याद रखना है. अब हम वर्किंग रूल देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस में वर्किंग रूल क्या लगाएंगे, कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. तो वर्किंग रूल है, लेट ax इज इक्वल्स टू b बी द मैट्रिक्स, ठीक है, ax इज इक्वल्स टू b फॉर्म में पहले उसको लिख लेना है जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं. डन. फिर हमें क्या करना है, रैंक a आर्ग्यूमेंट b लिखनी है. फर्स्ट स्टेप ax इज इक्वल्स टू b लिखना है, सेकेंड स्टेप a आर्ग्यूमेंटेड b लिखनी है. फिर हमें रैंक्स फाइंड करनी है. अब देखो, अगर रैंक ऑफ a इज़ नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ a आर्ग्यूमेंटेड b, तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि वो कब कंसिस्टेंट होती हैं, अगर इन दोनों की रैंक सेम होती है. अगर रैंक सेम नहीं है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है. तो इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, तो देयर इज नो सोल्यूशन. अगर इन दोनों की रैंक सेम है तो अभी एक और चीज़ भी तो है, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो भी हैं. तो ये दोनों तो सेम होंगे तो कंसिस्टेंट आएगा, ये हमें पता है. अब यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा और एक से ज़्यादा सोल्यूशंस कब मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, n को कंपेयर करना है. n इज नंबर ऑफ अननोन्स. rank of A is equals to rank of A augmented B.
अगर ये दोनों, अगर इनकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो गई, तब हम बोलेंगे कि ये इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट हैं विद यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, फिर यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर ये इक्वल ना हुई, ठीक है, रैंक कम हो गई नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आता है। तो ये हमारा वर्किंग रूल। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व दिस इक्वेशन। तो पहले हमें क्या करना है, ax इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में लिखना है इसको। डन। तो ax इज इक्वल्स टू बी में कैसे लिखते हैं, x के कॉफिशेंट्स को हम फर्स्ट कॉलन में, y के कॉफिशेंट का सेकंड कॉलन, z के कॉफिशेंट का थर्ड कॉलन, और वेरिएबल x के प्लेस पे x, y एंड z, और ये वाले जो इक्वल में जो टर्म्स गिवन है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, दैट आर b, 9, 6 एंड 2। तो ax इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पे a ये है, b ये है, x ये है। डन। अब क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, a ऑर्गुमेंट b। तो a ऑर्गुमेंट b, a मैट्रिक्स लिखी, दो डॉट्स लगाए और b मैट्रिक्स लिख दी। अब हमें क्या करना है, रैंक फाइंड करनी है, किस किस की, a की और a आर्गुमेंट b की। वो दोनों एक ही से काम चल जाएगा। अब क्या करो, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करो, मतलब डायगनल के नीचे ये इतने का डायगनल देखना है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स यहीं तक है, उसी का स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगनल होता है। तो आपको ये 9, 6, 2 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये जो है डायगनल, इसके नीचे जीरोस बनाना है, मतलब ये भी, ये और ये तीनों को ज़ीरो बनाना है, तब आप रैंक फाइंड कर पाओगे। तो इन तीनों को ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 के साथ ज़ीरो बनाना ज़्यादा इजी होता है, तो हम 1 को क्या करते हैं, सबसे ऊपर पिक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, ये वाली रो वहाँ पहुँचा दी और फर्स्ट वाली रो को नीचे ले आए। डन। तो R1 और R3 इंटरचेंज हो गए। अब इस 1 की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये वाले 1 को ज़ीरो बनाएंगे और ये वाले 2 को ज़ीरो बनाएंगे। कैसे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ज़ीरो बन जाएगा, और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे तो ज़ीरो बन जाएगा। तो R2 माइनस R3 एंड R3 माइनस 2R1। तो ये ज़ीरो बन गया और ये भी ज़ीरो बन गया। डन। और नेक्स्ट स्टेप इज़ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, और यहाँ पे हम क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 1 बन जाए। बट वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें रैंक के लिए यहाँ पे नॉन ज़ीरो बनाना होता है, बस वो काम चल जाता है। अगर 2 भी होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो ये चेक करना है कि नॉन ज़ीरो रो है या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे ज़ीरो बन जाए बस, क्योंकि मेरे को डायगनल के नीचे ज़ीरो बनाना है। तो यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए मैं इसको हाफ़ कर दूँ, 2 को हाफ़ किया तो 1, फिर दोनों को ऐड कर दें। तो क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 प्लस हाफ ऑफ R2। डन। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करके यहाँ पे ज़ीरो बन गया, यहाँ ज़ीरो बन गया, यहाँ ज़ीरो बन गया। अब चेक करो कि A, देखो इतनी वाली मैट्रिक्स तो A है ना, ठीक है, तो A की रैंक चेक करो कितनी है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 3, क्योंकि कोई भी ज़ीरो तो आ ही नहीं रो। तो A की रैंक कितनी आ गई, 3। अगर मैं बात करूँ रैंक ऑफ A ऑर्गुमेंट B, तो अब पूरे को देखो, तो पूरे में भी तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 3। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ दोनों मैट्रिसेस में सेम है, तो रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A ऑर्गुमेंट B है। दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इतना तो क्लियर हो गया। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, x, y, z। नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 ही है, तो ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन का केस है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज 3, रैंक ऑफ A ऑर्गुमेंट B इज 3, रैंक ऑफ A इज ऑल्सो 3। सो दस ये तीनों सेम हो गए। जब तीनों सेम होते हैं तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और यूनिक सोल्यूशन मिलेगा कैसे, ये जो A ऑर्गुमेंट B लिखा है, तो हम क्या करेंगे, Ax इज इक्वल्स टू B, A को x से मल्टीप्लाई करेंगे। A ऑर्गुमेंट B मैट्रिक्स में से A उठाओ और B उठाओ। डन। A और B को पिक करो और यहाँ पे Ax इज इक्वल्स टू B फॉर्म लिख के मल्टीप्लाई कर दो वापस से। तो जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, मैं एक बार लिख देती हूँ। ये था 1 -1 1 0 2 0 0 0 -1, ऐसे ही था।
और ये तो थी ए मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई एंड जेड से, और इक्वल्स टू में क्या है बी, एंड बी इज़ 2 4 7। बी भी चेंज हो गया क्योंकि हमने ऑपरेशन पूरी मैट्रिक्स में लगाए थे ना, ए आर्गुमेंट बी में। तो अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे इजी काम पहले नीचे वाला, पहले चलो ऐसे कर लेते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट वन इज 2y इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि और तो सारी एंट्री 0 है। एंड द लास्ट वन इज माइनस जेड इज इक्वल्स टू 7। तो z आ गया -7, y आ गया 2, और यहाँ पे दोनों को पुट कर दो तो x आ गया 11। तो ये था हमारा यूनिक सोल्यूशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब ये इक्वेशन गिवन है, सेम काम करना है, ax इज इक्वल्स टू b लिखना है, a आर्ग्यूमेंट b तक आना है, फिर उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैं डायरेक्टली आती हूँ जहाँ पे हमें रैंक चेक करनी है। तो a आर्ग्यूमेंट b इन एक्लन फॉर्म ये रही। इसमें अब देखो A मैट्रिक्स है ये, डन, दिस इज माय A मैट्रिक्स। अब आपको एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे जो A मैट्रिक्स थी ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रही थी, डन। तो आपको क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायगोनल ही मिले। अगर डायगोनल नहीं मिल रहा तो जितना भी मिल रहा है एक्स्ट्रा को स्किप कर दो, ऐसे ही डायगोनल बना लो, और यहाँ पे इस लाइन के नीचे वाली एंट्रीज को नॉन ज़ीरो बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये भी 0 बन गया, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 2। तो A की रैंक कितनी आ गई, 2, डन। तो रैंक ऑफ A इज़ 2, इतना ठीक। A ऑग्यूमेंटेड B के अंदर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, ये नॉन ज़ीरो है रो, ये वाली भी नॉन ज़ीरो है, ये वाली भी नॉन ज़ीरो है, क्योंकि इसमें भी एक नॉन ज़ीरो एंट्री है। तो इसकी रैंक कितनी आई, 3। तो रैंक आई इसकी 3 ऑग्यूमेंटेड बी की, और रैंक ऑफ ए इज 2। सो दिस मीन्स रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। सो दिस इम्प्लाइज कि आर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो ये था एक इनकंसिस्टेंट वाला एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल लास्ट वो करेंगे जिसमें हमें रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंट बी के इक्वल आ जाएगी, बट वो नंबर ऑफ अननोन से कम होगा। ठीक है, तो वो लास्ट एग्जाम्पल है। सो लास्ट एग्जाम्पल इज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। देखो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में लिख दिया है, मैं ये वाली दोबारा से कैलकुलेशन सेम नहीं बताने वाली। तो हम ए ऑग्यूमेंट बी जहाँ हमें एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए वहाँ आते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या चेक करना है, ए के अंदर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, ए के अंदर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 2। तो रैंक ऑफ ए इज़ 2। नाउ रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंट बी, ए आर्ग्यूमेंट बी के अंदर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, ये नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, ये तो पूरी 0 है, तो ये भी कितना आ गया, 2। तो ये दोनों रैंक तो सेम है, मीन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंट बी इज इक्वल्स टू 2। बट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो क्या है यहाँ, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 4 विच इज लेस देन 2। सो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस तो आएंगे। अब हमें खुद से आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे हमें थर्ड चैप्टर में लेने पड़ते थे अगर रैंक कम आती थी। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कैसे निकलेंगे, ये जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स या वेरिएबल जो मर्जी लिख लो आप, माइनस रैंक ऑफ ए या फिर रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंट बी, जो मर्जी लिख लो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो ऐसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ अननोन्स इज 4 एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2। सो कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएंगे, दैट इज 2। ठीक है, तो 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। इन 4 में से आप किसी भी 2 को अपने अकॉर्डिंग कोई भी 2 कॉन्स्टेंट्स लेट कर सकते हैं। ए लेट करो, बी लेट करो, सी लेट करो, जो मर्जी लेट करो, और किसी भी 2 को लेट करो, आपके विषय आंसर आप लोगों का करेक्ट ही होगा।
तो हमने क्या किया, z को लेट कर लिया कितना k1 और w को लेट कर लिया k2। उन्होंने z और w जो लास्ट वाले दो थे उनको कांस्टेंट लेट कर लिया और फिर आगे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो z और w की वैल्यू आ गई, उसकी हेल्प से हमने y और x यहाँ पे पुट करके और फाइंड कर लेना। तो x आ गया इन कांस्टेंट्स के टर्म्स में, y भी आ गया और z और w तो हमने लेट किए ही थे। तो इसलिए इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि जब हमने यूनिक सॉल्यूशन किया था ना तो x इज इक्वल्स टू समथिंग आ गया था, y इज इक्वल्स टू समथिंग आ गया था, z इज इक्वल्स टू समथिंग आ गया था। वो 1 2 3 में कुछ नंबर्स आए थे, बट यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट्स आए, और वो कॉन्स्टेंट्स तो हम अपने अकॉर्डिंग रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं। कोई आएगा वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 रख के चला जाएगा, कोई आएगा 2 रख के चला जाएगा। तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं k1 एंड k2 दोनों के लिए। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे क्योंकि k1 एंड k2 की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।